अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, मेलबर्न टेस्ट का आगाज हो गया। बारिश ने खेल को मुतासर ज़रूर किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 66 ओवर्स में अपने स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट के लिहाज से बड़े सुस्त रफ्तारी से खेले और 2.83 का रन रेट, 187 रन बना लिए 3 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान के बॉलर्स ने डिसिप्लिन बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को खुलकर खेलने नहीं दिया, लेकिन जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, कुछ ड्रॉप कैचेस भी हुए जिसका ऑस्ट्रेलिया ने फ़ायदा उठाया। लेकिन अभी पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में मौजूद है और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर पाकिस्तान की टीम कल पहले सेशन में आके जल्द विकेटें हासिल करती है तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में मजीद अंडर प्रेशर ला सकता है। लेकिन इस वक्त जनाब मानव सबुशेन 44 रन बना के मौजूद हैं और आज पाकिस्तान की जानिब से जो विकेटें हैं हमारे स्पिनर्स ने हासिल की। सलमान अली आगा ने बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को डेविड वार्नर का लेके दिया। उसके बाद हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इस तरह दीगर फास्ट बॉलर ने भी, आमिर जमाल ने भी उनका भरपूर साथ दिया। शाहीन शाह अफरीदी कुछ अनलकी रहे कि कैच भी ड्रॉप हुआ, उसके बाद जब एलबीडब्ल्यू किया तो डीआरएस पर स्टीव स्मिथ जो है वो सर्वाइव कर गए। इस पूरी सूरत हाल बात करेंगे, लेकिन पहले की तरह हम रोज़ की तरह आपको दिखाते हैं हेडलाइंस आपने देखी और हम जरूर बात करेंगे मेलबर्न टेस्ट के पहले रोज के खेल पर, जिसमें बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ आज बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट का भी आज अच्छा दिन है, चूंकि भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें भी आज जो है पहले टेस्ट में बड़े मुकाबले में इब्तदाई 3 विकेटें भारत की जरूर गिरी, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और सिराज सैयद ने उनकी टीम को संभाला। आप इस टेस्ट पर जरूर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा और कुछ देर में हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों से जरूर तफसीली बात करेंगे, पहले दिन के खेल पर तस्वीर हासिल करेंगे। लेकिन पहले आपको जनाब रिपोर्ट दिखाते हैं कि पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के 187 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो जनाब पहले ओवर 24 ओवर जरूर ज़ाया हुए, लेकिन अच्छी अपडेट यह है कि अब चारों रोज़ यानी बकिया दिन जो है वो आधे घंटे पहले खेल शुरू होगा। तो यकीनी तौर पर टेस्ट क्रिकेट के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा हमें टाइम मिल जाएगा कि रिजल्ट की तरफ बढ़े। इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। टेस्ट मैच से बात करते हैं। 187 रन ऑस्ट्रेलिया 3 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान ने आज साजिद खान को भी नहीं खिलाया, चारों फास्ट बॉलर के साथ गए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब से पहले बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शायद भाई 187 रन 3 विकेटों के नुकसान पर डिसिप्लिन बॉलिंग तो है, लेकिन शायद वार्नर का कैच जल्द पकड़ लेते, आखिरी ओवर में भी मुश्किल चांस था वो ग्रैब करते। लेकिन अच्छा मुकाबला तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान जिसने 95 से टेस्ट मैच नहीं जीता, 28 साल हो गए हैं, शायद हम इससे बेहतर की उम्मीद करना चाहिए थी। बिल्कुल, कम से कम 5 आउट होते तो ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए कि विकेट अच्छी थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी। लेकिन पाकिस्तान को 2 नुकसान हुए आज के खेल में। एक तो जो 2 रन पर वार्नर का कैच छूटा, उस वक्त मजबूर स्कोर 6 रन था, और फिर बारिश जब आई उसका भी पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इसलिए कि उस वक्त अगर बारिश आधे घंटे और नहीं आती तो पाकिस्तान 2-3 विकेट लेने में कामयाब हो जाता। अच्छी बॉलिंग की थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी और विकेट भी काफी रिस्पॉन्सिव था। शायद भाई टीम सिलेक्शन पे आपकी क्या राय है? चूंकि साजिद खान हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर, हमने देखा कि जरूर एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू दिला दिया सलमान अली आगा ने, और बड़ा बोनस था चूंकि डेविड वार्नर हमसे आउट ही नहीं होते। लेकिन चलें, इस बार सलमान अली आगा ने उनको 100 रन के अंदर ही कम से कम ऑस्ट्रेलिया के मजमूई के स्कोर के अंदर आउट किया। लेकिन आपकी क्या राय है इस टॉस के फैसले पर और फिर जो हमने 11 खिलाई है? देखिए, जो काम 3 फास्ट बॉलर नहीं कर सकते वो चौथा भी नहीं कर सकता। शायद विकेट को देखा कि अच्छी ग्रीन विकेट है, 6 से 7 मिलीमीटर ग्रास है, और फिर पिछले 2 मैच जो यहाँ शेफील्ड शील्ड के हुए उसमें 76 विकेटें गिरी, जिसमें से 67 विकेटें फास्ट बॉलर ने ली। शायद ये स्टैट्स होंगे जिसकी वजह से हफीज ने और शान मसूद ने ये सोचा कि चारों फास्ट बॉलर खेलने चाहिए। जब आपके पास स्पिनर है, पहले टेस्ट मैच में भी आपने स्पिनर नहीं खिलाया, फिर आपने उस गलती को इस तरह संभाला कि जी नोमान अली के तो उंगली में चोट थी इसलिए वो अनफिट थे और वो खेल नहीं सके थे, जबकि टेस्ट मैच से पहले कुछ भी नहीं बताया था कि नोमान अली इंजर्ड है या नहीं है। और दूसरे टेस्ट मैच में भी आपके पास एक ऑफ स्पिनर मौजूद था जिसे आपने यहाँ से भेजा था। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी था, चलो उसको लेफ्ट आर्म स्पिनर को जेट लैग थे और वो अभी थोड़े दिन पहले पहुंचा था तो उसको आपने नहीं खिलाया, लेकिन ऑफ स्पिनर तो बनता था। अब अगर पाकिस्तान ने बड़ी लकी है पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया। अगर पाकिस्तान टॉस नहीं जीतता और उससे पहले बैटिंग करनी पड़ती तो फिर यकीनन बड़ा नुकसान होता पाकिस्तान। ठीक है, शायद भी से मैं आप हमारे साथ मौजूद है कि 1-2 सवाल इस पर। यासिर फात जो है ना, उनको भी अपॉइंट किया गया है, बड़ी तब्दीलियां भी हो रही हैं। गुलाम मुर्तज़ा से पहले बात करता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा, शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि हमने मार भी पड़ रही है, हमने लंबे बॉलिंग करनी पड़ती है। अभी तो चले 187 पर 3 आउट है, लेकिन अगर एक पार्टनरशिप लग गई तो फिर आपके चारों फास्ट बॉलर और सलमान अली आगा जो एक पार्ट टाइम स्पिनर आपको मुसलसल बॉलिंग करते दिखाई देंगे। तो सही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने साजिद खान को ना खिलाकर फिर गलती की है, चूंकि शायद हम ये भूल जाते हैं कि पहले दिन के सेशन के अलावा 4 दिन का खेल और भी बाकी है, और अगर आपको विकेटें ना मिली आपके फास्ट बॉलर को तो फिर आप क्या करेंगे? स्पेशलिस्ट स्पिनर होना बहुत जरूरी है। शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका इंक्लूजन होनी चाहिए थी, चाहे हम साजिद खान को खिलाते, लेफ्ट आर्मर जो हमारे देर से पहुंचे, लेकिन साजिद खान को खिलाना बनता था। आज भी जब सलमान अली अगर बॉलिंग कर रहे थे, उनका बॉल
ऊपर आ रहा था, थोड़ा उन्हें थोड़ा ब्रेक मिल रहा था, इस वजह से उन्होंने आउट भी किया, डेविड वार्नर को किया, और लास्ट जो सेकंड लास्ट ओवर वो करने आए थे तब भी एक चांस बना था, शान मसूद ने डाइव की लेकिन वो कैच नहीं हुआ। तो एक स्पिनर का होना बहुत जरूरी था, और जब भी जो 5 डे क्रिकेट है उसमें स्पिनर का होना बहुत जरूरी होता है, चाहे फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा विकेट सपोर्ट कर रही हो, लेकिन स्पिनर ने बॉलिंग करनी है। उन्होंने नेथन लायन को वो खिलाते हैं और सारे के सारे वो ओवर्स भी करवाते हैं उनसे, तो इस वजह से मेरा ख्याल भी बिल्कुल शायद भाई की तरह उसी तरह है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना बहुत जरूरी है। शायद भाई वर्ल्ड कप में जब आप भी वहाँ मौजूद थे, पाकिस्तान को स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत थी, वहाँ कोई था नहीं। ऑस्ट्रेलिया में अब हमने स्पिन बॉलिंग कोच ही भेजा हुआ है, एक के बाद स्पिनर भी जा रहा है, नुमान अली, उससे पहले हमारे पास जो है वो अबरार मौजूद, अनफॉर्चुनेटली इंजरीज भी हुई, कुछ मसले मसाइल भी, लेकिन कुछ समझ नहीं आती सिम्त क्या है हमारी। वर्ल्ड कप में हमारे स्पिन कॉलेज बॉलिंग कोच चाहिए था, वहाँ था नहीं, यहाँ स्पिन बॉलिंग कोच गया है लेकिन हमने स्पिनर खिलाना नहीं है। आप कैसे समझ करती हैं डिसीजन मेकिंग जो ओवरऑल हो रही है पिछले 2-3 महीने से? जी शाहिद साहब। नहीं, आपका सवाल मुझे जी शाहिद साहब, मैंने कहा कि भारत में स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत थी, वहां था नहीं, यहाँ हमने भेजा है पर स्पिनर को हम खिला नहीं रहे हैं। ये जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग है, जो चेंजेस हमारी हुई हैं 1-2 महीने के अंदर, आप इसका कैसे तज्जिया करते हैं? देखिए, बजाय तो ऐसा ही लग रहा है कि सारे शॉट जो है वो मोहम्मद हफीज खेल रहे हैं और मोहम्मद हफीज का ये कहता है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। आपको कंडीशंस देखनी चाहिए। आपको शाहिद साहब, आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन, आपको प्लीज रीडायल करते हैं हमारे साथ, आप दोबारा रिकनेक्ट कीजिएगा। गुलाम मुर्तज़ा, आपसे भी सवाल की जो तब्दीलियां हम देख रहे हैं, यासिर अरफात की अपॉइंटमेंट पर भी बात करते हैं, वैसे तो बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट है, जो कि बहुत अरसे से वो कोचिंग कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस है, T20 स्पेशलिस्ट के तौर पे ही उभरे थे, मुझे याद है सोहेल तनवीर के साथ, वन ऑफ द वेरी फ्यू ओपनिंग जो हमारे ओपनिंग डेज के जो T20 के ओपनिंग डेज हैं उनके स्पेशलिस्ट में से हैं। अब वेरी गुड चॉइस, लेकिन कैंप कमांडेंट हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड जाएंगे, अब फिलहाल क्या यही असाइनमेंट है उनके पास? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पे उन्हें जो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उन्हें हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर कर दिया गया है, और जो पाकिस्तानी टीम के साथ अभी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है एडम हॉलियोक बैटिंग कोच है, उनको भी सीरीज के बाद अलविदा कह दिया जाएगा, और उसी तरह जो साइमन ग्रांट हेलमेंड है, वो जो हाई परफॉर्मेंस पाकिस्तान कोच है पाकिस्तानी टीम के साथ, उन्हें भी अलविदा कह दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये मुशावरत की गई, और मोहम्मद हफीज की जो रजामंदी के बाद आज बाकायदा तौर पे यासिर अरफात को हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर कर दिया गया, और जब कैंप स्टार्ट होगा तो उसमें बाकायदा तौर पे वो कैंप कमांडेंट भी होंगे, वहां पे जाके अपनी जो कौमी टीम की जो कोचिंग स्टाफ है उसका भी वो हिस्सा होंगे। तो एक अच्छा फैसला है कि पाकिस्तान के एक जो जिन्होंने लेवल 4 किया वो पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेटर हैं। फैसला अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, लेकिन फैसले ना इतने ज्यादा हो गए हैं, हालांकि मैं यासिर अरफात की अपॉइंटमेंट को शायद भी सपोर्ट करता हूँ, ही डिजर्व्ड, एटलीस्ट उनको चांस तो मिले, बट पहले ही 17 टीम के साथ मुझे याद है 18 रुकनी टीम गई थी, वहां पे पहले ही एडम होलियोक, साइमन का जिक्र किया भी गुलाम मुर्तज़ा ने, अब एक और हाई परफॉर्मेंस कोच, ऐसे लगता है जैसे बहुत सारी भर्तियां जरूर हो रही हैं। अब ऑल दो आई एम सपोर्टिंग यासिर अरफात अपॉइंटमेंट कि वो एक अच्छे हमारे जो है वो इस वक्त कहते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट को भी समझते हैं, बट ओवरऑल शायद भी आपका तज्जिया क्या है, बहुत ज्यादा कोचेस तो नहीं हो जाएंगे? साइमन हेलमेट हटेगा, जाहिर है उसने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद आगे नहीं करना चाहता, तो आपको एक कोच की जरूरत तो है। हफीज को इसलिए हेड कोच नहीं बनाया गया इसलिए कि उन्होंने लेवल 4 तक की कोचिंग नहीं की हुई, और शायद ये प्री रिक्विजिट है हेड कोच बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टर्म्स एंड कंडीशन है। तो वो टीम डायरेक्टर बने में T20 के हिसाब से तो यासिर अरफात की जो तकर्रुरी है वो बहुत अच्छी है, मॉडर्न T20 क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी, बड़े अच्छे कोच रहे हैं वो, तो उससे पाकिस्तान टीम को फायदा होगा। आजकल इसी तरह गफ्फार होता है कि हर शोबे के स्पेसिफिक कोचेज होते हैं, स्पिन बॉलिंग का अलग कोच होता है, फास्ट बॉलिंग का अलग कोच होता है, बैटिंग के अलग कोच होते हैं। अब एक कोच और रह गया, वो T20 के लिए, वो भी शायद आ जाएगा, पावर हिटिंग कोच। ठीक है शायद भाई, अब दूसरे दिन क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आधे घंटे पहले भी खेल शुरू होगा, इसको 87 रन 3 आउट, आप समझते हैं कि अभी भी हम इस मैच में एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं? गो कि अभी भी हम बहुत अच्छी बुरी पोजीशन में नहीं हैं, लेकिन जिस तरह मानुस लबुशेन खेल रहे हैं, ट्रेविस हेड बड़ी अच्छी फॉर्म में, आने वाले बैट्समैन भी, आप दूसरे दिन के खेल के लिए आप समझते हैं क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए, और लगता है कि कल बहुत हद तक इस टेस्ट मैच की स्ट्रेंथ वाज़ेह हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही है। मेलबर्न सबसे कम स्कोरिंग वाला ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट वेन्यूज में से, तो यहाँ पे 300-350 बड़ा अच्छा टोटल हो जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, तो इसलिए पाकिस्तान को कल अर्ली विकेटें चाहिए होंगी शुरू में।
ठीक है सर, आखिर में शाहीन शाह अफरीदी अनलकी भी रहे, कैच भी ड्रॉप हुआ, हमेशा की तरह उनके बहुत अर्ली कैचेस ड्रॉप होते हैं, एक एलबीडब्ल्यू हुआ, वो डीआरएस पे आ गया, लेकिन फिर भी वो जो पेनिट्रेशन है, वकार यूनुस ने बहुत ज़्यादा बात की पेस के ऊपर, खुद मिचेल स्टार्क ने बात की कि कुछ मुझे पेस वैसा दिखाई नहीं दिया। शायद भी क्या लग रहा है कि आपको 4 फास्ट बॉलर तो खेल रहे हैं, लेकिन वो जो एक हमारा माजी का एक फ्लैम पॉइंट्स होती थी, एक फायर होती थी हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर, अब वो आपको डिस्प्ले होती नजर आ रही है, वो जो पेस हमारे पास था जिसकी निशानदेही वकार यूनुस भी कर रहे हैं। बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिस तरह डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इसी तरह एक डेवलपमेंट प्रोग्राम करना पड़ेगा फास्ट बॉलर्स के लिए। मुझे याद है 2013 में एक स्पीड हु इज द फास्टेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान का एक कंपटीशन हुआ था, उसको वसीम अकरम की निगरानी में हुआ था। उसमें अहमद जमाल एबटाबाद के वो फास्टेस्ट 145 के करीब बॉलिंग करते थे। जी। वो बेचारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर एक आध उन्हें 8 ओवर मिला और वो गायब हो गए। उनकी 380 विकेट्स हैं, तो बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। तो इस तरह के हमें कंपटीशन कराने पड़ेंगे, 10-12 फास्ट बॉलर हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए रखने पड़ेंगे, जिनकी स्पीड भी हो, जिनके पास स्विंग भी हो, जिनकी लाइन लेंथ भी हो। ठीक है सर, आखिर में जो ये सारी आपने बात की, इसमें हमने देखा कि हालिया फास्ट बॉलर्स की इंजरीज बहुत ज़्यादा तादाद में हुई। यहाँ तक आप देखें कि नसीम शाह, एहसानुल्लाह की चलें, कल अच्छी अपडेट आएगी, लेकिन अभी भी वो वापसी के लिए उनको एक सफ़र तय करना है। तो वर्कलोड मैनेजमेंट शायद भाई टेस्ट क्रिकेट और फिर T20 लीग का जो अब एक बैलेंस है, खिलाड़ी क्रिकेट छोड़ भी रहे हैं, माद वसीम बहुत अच्छी चॉइस अभी भी हो सकते थे, लेकिन वो शायद खेलने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज है कि हमने अपने खिलाड़ियों को लगे अब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा हमें क्या इकदाम करने होंगे कि खिलाड़ी की जो तवज्जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए रहे? बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा और वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का। हमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि फास्ट बॉलर्स टेस्ट मैचों के बिल्कुल अलग रखने पड़ेंगे। जैसे हमें ये खुर्रम शहजाद अच्छा मिला है, आमिर जमाल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इम्प्रेस किया है इन्होंने, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़कर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आमिर जमाल। इस तरह के हमें 6-7 फास्ट बॉलर हमें फर्स्ट क्लास में देखना होगा कि किन फास्ट बॉलर्स ने 40-40, 50-50 मैचेस खेले हैं, 4-5 सीजन खेले हैं। जैसे एक फास्ट बॉलर समीन गुल है, इतनी एज भी नहीं है उसकी अच्छी खासी 160, 170 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं। इस टाइप के फर्स्ट क्लास के फास्ट बॉलर ढूंढने पड़ेंगे जो एक दिन में 25-30 ओवर करा सकते हैं, जिनकी विकेटें अच्छी हो, जिनकी लाइन लेंथ अच्छी हो। अदरवाइज हम फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। आप इंडिया को देखें, उनके पास हर फॉर्मेट की 2-2 टीमें बनाने की पूरी सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के मज़ीद तज़किया करेंगे इस पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट, उसका पहला रोज़ 187 रन ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेटों के नुकसान पर। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। मेलबर्न टेस्ट का जनाब पहला रोज़ ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेटों पर 187 रन, जिसमें हम बात करते हैं साथ साथ कुछ अपॉइंटमेंट, जैसे यासिर अरफात को हाई परफॉर्मेंस कोच भी बनाया गया है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज प्लेयर डेवलपमेंट के 3 प्रोग्राम्स का भी ऐलान किया है ना। ये बहुत मच नीडेड था गुलाम मुर्तज़ा कि आपकी जो प्लेयर डेवलपमेंट है, जिसकी जानिब शाहिद हाशमी साहब भी इशारा कर रहे थे कि आपने अपने टेस्ट मैचेस के बॉलर्स को अलग से जो है वो ग्रूम करना है, उनको प्रिपेयर करना है। आपकी क्या इस पर राय है प्लेयर डेवलपमेंट के जो 3 प्रोग्राम्स के ऐलान किए गए? क्योंकि हम इस बात की कमी महसूस कर रहे थे कि जो हमारी जो अकेडमीज़ हैं, जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, वो मुकम्मल तौर पे फाल नहीं है। जी बिल्कुल, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, और कहीं पे भी जो अगर नेशनल टीम प्रोग्रेस करती है तो वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए ही करती है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि 2012 से भी पहले जो रीजनल अकेडमीज थी, फॉल थी, वहाँ पे अंडर 19 के प्लेयर्स को बुलाया जाता था, उनकी अकेडमीज लगती थी, 1.5 महीने का कैंप होता था, मैचेस होते थे, तो इस तरह वो प्लेयर डेवलप होते थे, उस रीजन के प्लेयर डेवलप होते थे। तो ये प्लेयर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम शुरू किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आया, जिस तरह शुरू किया गया, इसी तरह अगर ये काम भी करे तो बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन कोई भी प्रोग्राम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शुरू किया जाता है, उसके दोबारा जो मैनेजमेंट आती है वो सारा वो बंद कर देते हैं। PGL हुई, पाकिस्तान जूनियर लीग हुई, उसके बाद नई मैनेजमेंट आई, उन्होंने बंद कर दी। ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसी तरह जारी रहना चाहिए, ताकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, उस रीजन के फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, तो वो डेवलप होंगे तो नेशनल टीम भी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आपने भी बात की इस पूरे अमरकी के चेंजेस बहुत हो रही हैं, लेकिन अगेन वो चेंजेस ऑन द कार्ड्स हैं, चूँकि ज़का अशरफ साहब की जो तकर्रुरी है वो आपको पता है कि एक मुद्दत तक के लिए है, उनके इंतखाबात भी कराने हैं, गवर्निंग बोर्ड की तश्कील भी है, फिर हमारे आम इंतखाबात का मामला भी है गुलाम मुर्तज़ा। तो वो मामला अब तक
उभर के सामने तो नहीं आया, लेकिन अगेन प्रॉब्लम तो वही है, मौजूद तो वो जड़ तो उसकी वही मौजूद है कि आप ये देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो मीडिया राइट्स हैं उनके हवाले से भी पाबंद किया है कि आपने हमसे पूछ के चलना है। मेरी इत्तला के मुताबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का साहब को जो रवाना होना था ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी कुछ मुझे लगता है आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि शायद उनको वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का भी जो है वो शायद इंतज़ार है या कोई उम्मीद है। ये भी डे टू डे अफेयर वाला मामला मजीद जो है वो सीरियस हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि आपने मीडिया राइट्स के हवाले से जब तक गवर्नमेंट को आगाह नहीं करेंगे तब तक मीडिया राइट्स आप फरोख्त नहीं कर सकते। वो बहुत जरूरी है। फरवरी में आपकी PSL होनी है, तो उससे पहले पहले मीडिया राइट्स आपने फरोख्त करने। अगर जितने ज्यादा लेट होंगे उतनी ज्यादा उसकी कीमत कम लगेगी। कीमत कम लगेगी तो PSL भी खसारे में जाएगी, प्लेयर्स को कम पैसे मिलेंगे, फ्रेंचाइज को कम पैसे मिलेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द मीडिया राइट्स जो है वो फरोख्त हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से यही कहा गया कि जो भी आप प्लान बनाएंगे, जो भी चीजें होंगी, पहले गवर्नमेंट से डिस्कस किया जाएगा और तवील मुद्दत के लिए प्लान नहीं बनाएंगे। आपने कोई भी जो फरोख्त करने हैं मीडिया राइट्स, वो थोड़ी मुद्दत के लिए करने हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पाबंद किया कि जब तक आप राइट्स के हवाले से जो भी प्लान बनाएंगे वो सबसे पहले गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। तो गुलाम मुर्तज़ा, आप बड़े अरसे से कवरेज कर रहे हैं लाहौर में, हमने बड़े चेयरमैन तब्दील होते हुए देखे, स्पेशली पिछले 3 साल के अंदर। तो एहसान मानी साहब, अभी रमीज़ राजा, होता यूँ है अक्सर कि ठीक है पैटर्न अपॉइंट करते हैं, इस पर लोगों को एतराज़ है, लेकिन फिर मुकम्मल एतमाद का इजहार होता है। फिर ये नहीं होता कि आप हमसे पूछ के ये नहीं करेंगे, आप हमसे पूछ के ये नहीं कर सकते। तो आपको क्या तर्जीह है? क्या मैं इस जानिब अगर इशारा करूँ कि अदम एतमाद नज़र आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रही है, आपकी भी ये राय है? जी, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बनती है, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो होते हैं अपने एफिलेटेड लोगों को लगाती है। तो ये निगरान सेटअप है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि नजम सेठी वो मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक है, तो उनको हटा दिया जाए, अपना वो एक जो मंजूर नजर है उसको लगा दिया जाए। तो पाकिस्तान में इसी तरह होता है। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाकायदा तौर पर परमानेंट चेयरमैन PCB तैनात नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं बनता, तब तक इसी तरह के हालात रहेंगे, अपॉइंटमेंट्स होती रहेंगी और हुकूमत की जानिब से दखल अंदाजी भी की जाती रहेगी और कहा जाएगा कि आप ये फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला नहीं कर सकते, फलां को आपने लगाना है, फलां को नहीं लगाना। तो इस तरह के तो हालात रहेंगे जब तक कोई बाकायदा तौर पे एक परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं आता। बिल्कुल, चेयरमैन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुंतखब नहीं होता तो ये कंफ्यूजन बरकरार रहेंगी और बहुत सारे मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इसलिए अनसर्टिनिटी का भी शिकार है और इसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर भी हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कुछ बड़े दिलचस्प मामला बन गए हैं। अपॉइंटमेंट ज़रूर कर दी वहाँ भी गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या उसको स्मूथली रन कर पाएंगे? कमेटी भी बनी है। इसके साथ साथ आने वाले पार्ट में हम पाकिस्तान बेसबॉल टीम की बात करेंगे जो कि इस पर रैंकिंग में ऊपर आ रही है। इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद गुलाम रिप्ले में खुशामदेद। हमने बात की मेलबर्न टेस्ट से बहुत तफसीली, लेकिन एक खबर मेरे सामने मौजूद है गुलाम मुर्तज़ा कि भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ज़रूर राइट्स अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिकन्फर्म्ड हो गए हैं। पाकिस्तान ने इसको होस्ट करना है, लेकिन जो भारत के मैचेज़ हैं उसके हवाले से यूई को स्टैंड बाय जो है वो किया जा रहा है या किया जा सकता है। बल्कि भारतीय मीडिया तो ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है कि यूई इंडिया के मैचेस को होस्ट करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ प्लान बनाया, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब अपनी सीट कंफर्म ना हो, जब अपने इंतखाबात का ही ना पता हो, तो फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मामला पर दुनिया से क्या बात करेंगे। लेकिन खबरें भारतीय मीडिया की मौजूद हैं। मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक तो अब तक हाइब्रिड मॉडल की तक कोई बहुत संजीदा पेशरफ नहीं हुई, लेकिन यह बात भी हमें याद रखनी है कि भारत पाकिस्तान तवील अरसे से नहीं आया। जी, ICC के साथ पाकिस्तान का मुआहदा भी हो चुका है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से और उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। लेकिन जैसे ही वक्त करीब आएगा पाकिस्तान की, पहले तो गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तश्कील होगी। तो तश्कील जब होगी उसके बाद बाकायदा पता चल जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होती या नहीं होती। जो फ्रेंचाइजीज के मालिक थे PSL के, वो भी इस बात पे जोर दे रहे थे कि आप लोग जो PSL है, PSL 9 का सीजन है, वो भी पाकिस्तान में करवाएं। उसका इनेकाद पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान के पास एक बेस बन जाएगी। तो उनका लॉजिक भी इसी वजह से वो ठीक था। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनेगी, तश्कील नो होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके बाद तमाम ये बातें जो कंफर्म हो सकेंगी। लेकिन जो इंडिया है वो आपको भी पता है, सबको पता है कि वो क्रिकेट में बहुत ज्यादा असर रसूख रखता है, तो दूसरे बोर्ड्स को भी साथ में ला सकता है। तो वो बात करेंगे, इस तरह की वो जो खबरें हैं वहां से वो गर्दिश करती रहती हैं।
अभी चैंपियन वर्ल्ड कप चल रहा था, उसी दौरान ही ये खबरें गर्दिश होना शुरू हो गई थी और इंडिया से जनरेट हो रही थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा। लेकिन उसका बाकायदा तौर पे आईसीसी ने तो अभी जब एमओयू साइन कर लिया तो उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सारे मैचेस का इनेकाद होगा, इंडिया भी खेलेगा। ठीक है, आपने पाकिस्तान सुपर लीग का मेंशन किया जिसके ऊपर यकीनी तौर पर सारी चीज़ें तो हो गई, ड्राफ्ट भी हो गया, टीमों की तश्कील भी हो गई, अब जाहिर बात है उसकी बिल्डअप की तरफ बात जारी। लेकिन ये जो मामला है मैचेस का, शेड्यूल का, वेन्यूज़ का, इस पर कोई हतमी फैसला हुआ? चूँकि फैंस इंतजार कर रहे हैं कि शेड्यूल अब तक क्यों नहीं आ सका। जी ग्राउंड्स और वेन्यूज डिसाइड हो चुके हैं। 4 वेन्यूज है, लाहौर, कराची, पिंडी और मुल्तान। पेशावर इस दफा इसमें शामिल नहीं है और लेकिन मैचेस का शेड्यूल बाकायदा तौर पे अभी आना बाकी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द जारी कर देगा, क्योंकि हुकूमत के साथ इसमें बातचीत होनी है। इलेक्शंस हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज भी जो टेंटेटिव जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिया गया था वो 8 फरवरी था, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि एक हफ्ता लेट हो जाएगा, 17 या 18 से वो ये पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी जो साल के मींस के इसी दिसंबर के एंड पे या जनवरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा तौर पे पीएसएल का जो वेन्यूज है वो डिसाइड करके उसका शेड्यूल अनाउंस कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही गो अहेड मिलेगा तो उसके बाद ऐलान किया जाएगा। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा, इसी तरह जो पेशावर में मैचेस के हवाले से भी एक मुलाकातें भी हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ वफ़द भी वहाँ गया था और फिर वहाँ पर अब जो दूसरा स्टेडियम है हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसको भी यूटिलाइज़ करने की बात हुई। तो उसमें कुछ पेश रफ्त है कि फिर अगर PSL 9 के मैचेस नहीं हो रहे पेशावर में, लेकिन कोई एग्जीबिशन मैच जैसे कोयटा में बड़े शानदार अंदाज से हुआ था, कुछ इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पर जो है वो मुनक्किद कराई जा रही है? जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे पहले तरजीह है कि दोनों स्टेडियम्स का जो होल्ड है उसकी जिम्मेदारियां वो खुद हासिल कर ले। जो मकामी मैनेजमेंट से भी बात हुई थी लेकिन अभी तक वो सॉर्ट आउट मसला नहीं हो सका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सारी मैनेजमेंट हो वही देखें, उसकी रेनोवेशन भी हो, लाइट्स जो लगने वाली है वो हो, उसकी विकेट्स जो तब्दील होने वाली है वो तमाम इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है। अगर इंतजाम पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे पहली तरजीह यही है कि वहां पे एग्जीबिशन मैच करवाया जाएगा PSL से पहले और उम्मीद कर रहे हैं कि एक मैच वहां पे होगा। दोनों स्टेडियम में से एक स्टेडियम में मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाना चाहता है। ठीक है, आखिर में कुछ बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। अब से कुछ देर पहले आपने खबर फाइल की कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो इंतखाबात का मामला है उसके हवाले से जो नए सदर हैं तारिक हुसैन बुगटी साहब, उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी भी बना दी। लेकिन पहले तो ये बताइएगा कि लास्ट मेरे शो में जब तारिक बुगटी साहब आए थे उन्होंने कहा था कि मैं मंडे को जाऊँगा, इसी तरह उस दिन अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सज्जाद खोकर साहब ने कि वो इस इक़दाम को गैर आइनी समझते हैं या उसको वो समझते हैं कि ठीक नहीं है। पहले तो बताइएगा ये ऊँट किस करवट बैठा कि जो तब्दीली है क्या वो मुकम्मल तौर पर हो गई है? जी वजीर आजम के जो हदायत थी उनका नोटिफिकेशन था उसके बाद तो तब्दीली हो चुकी है और मीर तारिक बुगटी साहब ने जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चार्ज संभाल लिया है। नई मैनेजमेंट भी उन्होंने तैनात कर दी है, 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो इलेक्शन करवाएगी और इलेक्शन उन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अब जिम्मेदारियां देगी लेकिन उसके सदर भी वो खुद ही हैं, मीर तारिक बुगटी ही हैं और अब देखना है कि कैसे इलेक्शन होंगे। तमाम एसोसिएशन में पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, इसी तरह सिंध में इलेक्शन होंगे तो उसके बाद बाकायदा तौर पर सदर का इंतखाब होना है। तो अभी तो वही जो निगरान सेटअप में वही सदर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, लेकिन दूसरी तरफ खालिद सज्जाद खोकर की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि नहीं मैं इलेक्टेड सदर हूं और काफी अरसे से वही है। तो ये मामला मुझे लगता है कि अदालत में जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जो वजीर आजम का नोटिफिकेशन था, उनकी हिदायत थी, उसके मुताबिक तो मीर तारिक बुगटी साहब जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने देखा कि बहुत ही अफसोसनाक एक खबर सामने आई कि हमें ओलंपिक क्वालिफायर इतने अरसे बाद मिला लेकिन हम उसको होस्ट करने की अहल नहीं थे, फिर वो शिफ्ट कर दिया गया। तो हमारी जो हॉकी टीम है, जो हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं, जो हमारी गैर मुल्की दौरे नहीं हो रहे, मुल्की टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही, ये चीज़ों की तरफ ध्यान कब जाएगा? चूँकि अगेन ठीक है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तब्दील हो गए लेकिन मसाइल तो मौजूद हैं। जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तमाम तर जो मामलात हैं वो फाइनेंस के
वो हुकूमत के ऊपर डालती है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमें सपोर्ट नहीं मिलती, पहले तो उन्होंने ये कहा। और क्योंकि पाकिस्तान जो नेशनल हॉकी स्टेडियम है उसकी रेनोवेशन पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत की जानिब से फंड जारी किए गए और उसकी रेनोवेशन हुई, इसी वजह से की थी कि ओलंपिक क्वालिफायर पाकिस्तान में हो और लाहौर में मुनक्किद हो। लेकिन बाद में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अपने मामला थे, फेडरेशन को मुअत्तल कर दिया गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने। और इस तरह हर जो हॉकी फेडरेशन के सदूर आते हैं वो चाहते हैं कि वही बराजमान रहे और हॉकी के लिए काम नहीं होते। ओलंपियन ये कहते हैं कि जब हम आएंगे तो ये काम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बेहतर होगी, हॉकी की बेहतरी होगी। लेकिन जब वो इक्तदार में नहीं होते तो इस तरह की बातें करते हैं। इक्तदार में आने के बाद कहते हैं हमें ये नहीं करने दिया गया, हमें वो नहीं करने दिया गया, हमारे पास फंड नहीं है, लीग के लिए पैसे नहीं है, खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे नहीं है। तो वो उसके बाद इसी तरह के वो शिकायत भी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आपने बात की अभी पीओए की, पीएसबी की, तो गुलाम मुर्तज़ा साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी बड़े अरसे बाद हमें मिली हुई है, लेकिन वो भी खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। खबरें ऑलरेडी आ गई, शायद वो शिफ्ट हो जाएगा। अजीब सूरत हाल है, चूँकि अगेन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो मामला हैं वो भी आपके इल्म में है कि बिल्कुल उनकी बनती नहीं आपस में। हालांकि टेक्निकली पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पास वो इख्तियारात नहीं होते जो स्पोर्ट्स बोर्ड के पार्ट हैं, यानी डेवलपमेंट के बजट, हुकूमत से उनको ग्रांट नहीं मिलती, आईओसी के नुमाइंदे के तौर पर मौजूद होते हैं। लेकिन साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी अगर पाकिस्तान को मिले और यहाँ ना हो सके तो फिर तो दोनों की नाकामी हुई। जी बिल्कुल, और हुकूमत पाकिस्तान की भी नाकामी होगी। हुकूमत पाकिस्तान इंटरवील करे और इंश्योर करवाए कि पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स का इनेकाद हो। बहुत सारी खेलें हैं, बहुत सारे जो हमारे एथलीट हैं वो चाहते हैं कि यहीं पे मुकामी जो हमारे ग्राउंड्स हैं वहां पे खेलें और उसकी डेवलपमेंट हो। जब डेवलपमेंट होगी तो खिलाड़ियों को भी फायदा होगा। तो पाकिस्तान हुकूमत को सबसे पहले जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जो इस तरह के जो मामला आता है उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। अभी भी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि साउथ एशियन गेम का इनेकाद यहाँ पे हो सके। ओलंपिक एसोसिएशन इनके तो आपस में इस तरह के मसाइल हैं कि ये हल होंगे तो उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो साउथ एशियन गेम्स की तरह डेट्स भी कंफर्म कर दी देगा, आइंदा साल होने थे, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला ऑलरेडी हाथ से निकल गया? चूँकि खबरें इंटरनेशनल मीडिया तो रिपोर्ट भी कर चुका है, हमारे यहाँ तो खैर अभी इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं। हाँ, एक अच्छी खबर ज़रूर है कि डेविस कप की टाई ज़रूर होनी है फरवरी में। अगर भारत की टीम नहीं भी आती तो वॉक ओवर मिल जाएगा। लेकिन ये मामला हम किस तरह से चला रहे हैं इस वक्त स्पोर्ट्स के, क्योंकि हॉकी फेडरेशन आपके ओलंपिक क्वालिफायर होस्ट नहीं कर सकती, आपकी जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो साउथ एशियन गेम होस्ट नहीं कर सकता, तो ये तो फिर हमारा दुनिया के सामने मजाक ही बना ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और साउथ एशियन गेम मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में हो सकेंगी। जिस तरह के मसाइल हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मसाइल है, ओलंपिक एसोसिएशन के मसाइल है, फंड्स नहीं है, निगरान सेटअप है और हमने अभी तैयारियां करनी है तो वो तैयारियों के लिए टाइम भी नहीं है, ग्राउंड्स की रेनोवेशन होनी है उसके लिए टाइम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह वो कहा जा रहा है कि साउथ एशियन गेम पाकिस्तान में उसका इनेकाद हो सकेगा, ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, तफसीली बात हुई। इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मामलात हैं, और इससे पहले हमने मेलबर्न टेस्ट में शायद हाशमी साहब से गुफ्तगू की। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान बेसबॉल टीम के हवाले से बात करेंगे। रिसेंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और अब लग रहा है कि बहुत बेहतरी यहाँ पर आ रही है, रैंकिंग भी बेहतर हुई है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुरान रिप्ले में खुश आमदीद। क्रिकेट के साथ साथ कोशिश करेंगे कि साल के ख़त्म भी हो रहा है तो तमाम वो खेल जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं या जहाँ पे इंप्रूवमेंट आ रही है उनसे भी ज़रूर बात करें। आज बेसबॉल के हवाले से बात करेंगे। सैयद फ़खर शाह जो कि सदर है पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। रैंकिंग आप लोग की ज़बरदस्त तरीके से जंप हुआ, 5 दर्जे तरक्की हुई। अभी हालिया एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में भी आपने थाईलैंड और फ़लस्तीन जैसी टीमों को हराया। सो अच्छा इख्तिताम है पाकिस्तान बेसबॉल टीम के लिए इस साल 2023 का, और अच्छा लगा ये बात लोग इसको अप्रिशिएट भी करें कि कैसे खेल में जो शायद पाकिस्तान में क्रिकेट की तरह बहुत पॉपुलर या बहुत डिस्कस नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में हम 38 पे पहुंच गए हैं। सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इंटर्न न्यूज़ चैनल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने हम प्यार से बुलाया और इस पे हाईलाइट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड रैंकिंग जो अभी 4 दिन पहले आई है उसके अंदर दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तरक्की की है वो पाकिस्तान की टीम ने 11 दर्जे ऊपर गया है, जो 49th पोजीशन में थी और 38 के ऊपर है। उसकी मेन वजह क्या बनी? एशियन चैंपियनशिप ताइवान, जिसमें हमने वहां पर फलस्तीन को हराया और थाईलैंड जो हमारे से रैंकिंग में अच्छी थी उसको हराया, और साथ साथ जो हमने मैच खेले हांगकांग के साथ और फिलिपीन के साथ वो हमने नेक टू नेक जीता हुआ मैच हारा है, तो जिसकी वजह से वर्ल्ड में हाईलाइट हुआ है। सो यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दुनिया में हम बहुत आगे इस गेम में जा सकते हैं। अभी तो हमारे पास स्टेडियम और ग्राउंड्स नहीं है, अगर हो तो हम कितने आगे जाएं।
फखर साहब, ये मैं ये बातें आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो अप्रिसिएशन आपको करनी थी कि चलें अच्छा टीम कर रही, लेकिन मसाइल भी मौजूद हैं। ये हर खेल के साथ हैं, क्रिकेट के अलावा, चूँकि पैसे की कमी है, फंड्स की कमी है। ज़रूर उसको हाईलाइट कीजिएगा कि जो आपकी टीम है उनके साथ जो फाइनेंशियल सारे मामला हैं, आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, आपने फैसिलिटीज़ का जिक्र किया, तो क्या इस मौके का फ़ायदा उठा के अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि खेल जो कि तरक्की की तरफ है, लेकिन मसाइल भी मौजूद हैं? अच्छा, इसके अंदर मैं एक मेन चीज़ ये कहूँगा कि पाकिस्तान में मैं 40 to 50 फेडरेशंस हैं। कोई भी किसी भी गेम का प्रेसिडेंट हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि टीम को लेके जाना, खास तौर पर जो इंटरनेशनल इवेंट एशियन या वर्ल्ड बॉडी के हो। अगर वो नहीं जाएंगे तो रैंकिंग गिर जाती है। तो एज अ प्रेसिडेंट मैं आउट ऑफ वे जाता हूँ, गवर्नमेंट की सपोर्ट हो चाहे ना हो, तो हमारे इवेंट होने चाहिए। दिस ईयर हम अंडर 15 में चाइना पे गए, हांगकांग में वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप पे गए। अब पाकिस्तान की जो वुमेन की रैंकिंग है वो 16 नंबर पे। अगर मैं ना टीम को भेजता तो हमारी 24-26 पे होती। यस, अब क्या हो गया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने काफी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो हमारे कैंप्स लगे थे U15 एशियन चैंपियनशिप और जो वुमेन का लगा था वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिया। एट द एंड उनके फंड्स के इशू, उनके जाती इशू थे, जिसकी वजह से मुल्तान में मैंने बेसबॉल का कैंप फॉर अ मंथ लगाया और पाकिस्तानी कारकर्दगी। इश्यूज आर देयर, लेकिन मैं समझता हूँ ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि कहीं से स्पॉन्सर लेकर आना। अगर पाकिस्तान में बेसबॉल को स्पॉन्सर कॉर्पोरेट सेक्टर इसलिए नहीं देता कि गेम इतनी खेली नहीं जा रही, लेकिन इसके अंदर जिस तरह HEC कंट्रीब्यूट कर रही है, यूनिवर्सिटीज कंट्रीब्यूट कर रही है और फेडरेशन खुद अपने बच्चों को आगे लेकर आ रही है, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग भी अच्छी हो रही है। एंड नाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस एंड आई फील कि जो अगर अब हम लीग करवाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर बाहर का, पाकिस्तान का शायद ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि क्रिकेट सारे ही स्पॉन्सर ले जाता है, जिसकी वजह से जो बकाया 45 गेम्स है बेचारी ये वो यतीमों की तरह होती हैं। लेकिन बट आई फील अगर आप काम करते हैं जिस तरह आप हमें हाईलाइट कर रहे हैं, इस तरह सब लोग भी हाईलाइट उस गेम को करेंगे और स्पॉन्सर आएंगे। ठीक है फखर साहब, मैं चाहूँगा ज़रूर अपनी टीम के बारे में बताएं, क्योंकि मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके कप्तान को भी मदऊ करूँगा आइंदा किसी प्रोग्राम में और हम खिलाड़ियों से भी बात करेंगे। लेकिन जो परफॉर्मेंस हुई ज़रूर बताइएगा कि जो इंप्रूवमेंट आई उन खिलाड़ियों का जिक्र भी कीजिए। दूसरा, मेरी मालूमात के लिए भी और हमारे शायद नाज़रीन के लिए भी कि जो ये खेल है ये अब तक किन किन शहरों में ज़्यादा खेला जा रहा है, कहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, और जो बच्चे ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं या यूट्यूब पर जब देखेंगे DN स्पोर्ट्स पर, अगर वो इस खेल को मतलब इख्तियार करना चाहते हैं तो आप उनको क्या गाइड करेंगे? सर, पहली बात थैंक यू, आपने बड़ा प्यारी बात पॉइंट आउट की जिसके अंदर मैं डिस्कस कर सकूं। अभी मैं 12 तारीख को एशियन चैंपियन से वापस आया हूं, तो सबसे पहले हम झंग में गए, जहां पर झंग में हमने अपना इक्विपमेंट और सामान देके एक अकेडमी खोली। उसके बाद मुल्तान में गया हूं, वहां पे जमील कामरान साहब है जो एक्स डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, बेसबॉल के साथ है, क्रिकेट के इंटरनेशनल एम्पायर्स भी रह चुके हैं, उनको दिया। तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी हमारा टारगेट है 2024 डेवलपमेंट, मुल्तान का, झंग का जिक्र किया, गुजरांवाला में DC कॉलोनी में डे बिफोर यस्टरडे वहां पे हमने इवेंट रखा, रजिस्ट्रेशन रखे, गुजरांवाला के बच्चे वहां पर अराउंड 110 के करीब लोग आए। यही चीज हम आगे लेके चल रहे हैं। मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है, मैंने आज से ही 4 साल पहले जमरूद के अंदर और सवाबी के अंदर अकेडमी बनाई थी, जिसके अंदर हमारे पास 100 to 115 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान बेसबॉल की कामयाबी यह है कि हमारी जो एशियन चैंपियनशिप है, जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, वो अंडर 12, अंडर 15 और अंडर 18 के होते हैं। तो हम हर कैटेगरी को साथ लेके चल रहे हैं। जो भी बच्चा अंडर 16 में सिलेक्ट नहीं होता क्रिकेट का, उसको जब इन्वॉल्व करते तो पाकिस्तान की टीम में आ जाता, हम परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं। सो ये पोटेंशियल है। अच्छा, खास तौर पर इस टीम के बारे में जो आपने बात की, मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट वे के अंदर। वहां पर एक बच्चा था, उसका नाम मुशर्रफ खान है, वो जमरूद से लड़का है, उसकी हाइट है 6.7। उसने 90 माइल पर आवर बॉल जापान के ओपनिंग मैच में फेंकी, सारा क्राउड जापान की सपोर्ट करने आया था, वो हमारे साथ खड़ा हो गया। सो पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है, अगर वो अभी वो 18 साल का है, अगर हम 17 पोटेंशियल है, जैसे आपने कहा, हम इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करेंगे जैसे आप लोगों की परफॉर्मेंस हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024 एज वेल फखर साहब, और इंशाल्लाह आपके खिलाड़ियों का मदऊ करेंगे प्रोग्राम रिप्ले में। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।